यहाँ पर देखेंगे हम लोग वाई डिफॉरेस्टेशन। कहता है डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है। सो द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू एज डिफॉरेस्टेशन। जो जंगल गायब हो रहे हैं, डिसअपियरेंस मीन्स धीरे धीरे जो गायब हो रहे हैं, लोग जो है जंगलों को काट रहे हैं, बड़े बड़े घर बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रही हैं। तो डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड टू एज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज नॉट अ रिसेंट प्रॉब्लम. The process began many centuries ago, but under colonial rule, it became more systematic and extensive. ये क्या हुआ, धीरे धीरे जो है more systematic और extensive बन गया है. Let us look at some of the causes of deforestation in India. इसमें देखिए क्या है, land to be improved. Land to be improved, इस हेडिंग में क्या देखेंगे, इन 1600 अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1/6 ऑफ इंडियाज लैंड मास वॉज अंडर कल्टिवेशन. अगर हम 1600 में देखें तो 1/6 इंडिया का जो 1/6 लैंड मास था वो कल्टिवेशन के लिए यूज किया गया, ठीक है, या इतना बढ़ चुका था. नाउ द फिगर हैज़ गॉन अप टू अबाउट हाफ एज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड ओवर द सेंचुरीज and the demand for food went up. Peasants extended the boundaries of cultivation. देखिए जैसे जैसे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. क्या कह रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ओवर द सेंचुरीज द डिमांड फॉर फूड वेंट अप. जो खाने की डिमांड है वो भी बढ़ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या, पीजेंट्स एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टिवेशन. जो किसान हैं वो जो कल्टीवेशन की बाउंड्रीज है धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं. इसके अलावा क्या है, क्लियरिंग फॉरेस्ट्स एंड ब्रेकिंग न्यू लैंड. फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, नई नई जमीनें खोजी जा रही हैं. इन द कॉलोनियल पीरियड कल्टीवेशन एक्सपेंडेड रैपिडली फॉर द वैरायटी ऑफ रीजन. अगर हम कॉलोनियल पीरियड में देखें तो कल्टीवेशन को बड़ी तेजी से बढ़ाया गया. उसके बहुत सारे कारण थे. पहला कारण क्या था, कहता द ब्रिटिश डायरेक्टली इनकरेज्ड देखिए ब्रिटिशर्स जो थे वो डायरेक्टली इनकरेज्ड द प्रोडक्शन ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स. तो जो ब्रिटिशर्स थे वो कॉमर्शियल क्रॉप्स पे ज़्यादा फोकस करते थे, जिसकी वजह से क्या था कि जब वो कॉमर्शियल क्रॉप्स पे ज़्यादा फोकस करते थे तो उन्हें ज़्यादा ज़मीनों की ज़रूरत होती थी, ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत होती थी, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बेच सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें. तो इसमें क्या था, जूट आता था, सुगर, वीट एंड कॉटन, ये सब कॉमर्शियल क्रॉप्स थी. जूट, सुगर, वीट एंड कॉटन. जूट, सुगर, वीट एंड कॉटन जो है ये कॉमर्शियल क्रॉप्स थी. कहता था डिमांड फॉर दीज क्रॉप्स इंक्रीज्ड इन 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में जो है इन क्रॉप्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है. यूरोप वेयर फूड ग्रेन्स वर नीडेड टू फीड द ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन. कहाँ बढ़ जाती है, यूरोप में. और जहाँ पर जो है कहता फूड ग्रेन्स वर नीडेड टू फीड द ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन. यहाँ पर जो है अर्बन पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे बढ़ रही थी. इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में हो रहा था और उसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है भाई अब लोगों ने खेती करना कम कर दिया था. लोगों ने खेती करना कम कर दिया था और दूसरी चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर दिया था. रॉ मटेरियल्स वर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल. देखिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती थी जो इंडस्ट्रीज होती थी. इसके अलावा क्या है, इसमें कहा गया कि प्रोडक्शन, पहली चीज़ तो आपको समझ में आई कि ये लोग क्या करते थे, कॉमर्शियल क्रॉप्स पे ज़्यादा फोकस करते थे. कॉमर्शियल क्रॉप्स में क्या आता था, जूट आता था, सुगर आता था, वीट आता था और कॉटन आता था. यूरोप में क्या था, 19th सेंचुरी में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी तेजी से बढ़ा था. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या है, पॉपुलेशन जो है अर्बन पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी. अर्बन पॉपुलेशन क्या था, अब वो लोग खेती तो इतनी ज़्यादा कर नहीं रहे थे, जिसकी वजह से जो है उनको फूड की प्रॉब्लम आ रही थी. दूसरी समस्या अच्छा यहाँ पे क्या आ रही थी, कहता इन द अर्ली 19th सेंचुरी colonial state thought that forests were unproductive. जो कॉलोनियल स्टेट थी, जो हम कह सकते ब्रिटिशर्स का कब्जा जहाँ जहाँ पे था,
वो गधे ये सोचते थे कि ये जो फॉरेस्ट है ये अनप्रोडक्टिव है, इनसे हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। ऐसा लग रहा था वो ऑक्सीजन लेते नहीं थे, ठीक है। तो ये लोग कहते थे ये अनप्रोडक्टिव है, इसका कोई काम नहीं है। दे वर कंसिडर्ड टू बी wilderness that had to be brought under cultivation so that the land could yield agricultural product and revenue and enhance the income of the state। वो लोग क्या कहते थे, इसको वाइल्डरनेस बोलते थे कि अगर ये बहुत बड़े जंगल रहेंगे तो यहाँ पे जो है जंगली जानवर बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा, रहना खतरनाक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देवर कंसीडर्ड टू बी वाइल्डरनेस दैट हैड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन, और वो लोग कहते थे इसको कल्टिवेशन के अंडर में लाना चाहिए, सो दैट द लैंड कुड यील्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जिससे क्या होगा, लैंड जमीन जो है, जमीन पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स तैयार होंगे, रेवेन्यू क्या होगा, प्रोडक्ट्स और रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, स्टेट की इनकम इनहेंस होगी। सो बिटवीन 1882 एंड 1920, 1880 से जो है 1920 के बीच में जो है 6.7 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है वो इंक्रीज हो गया था। 6.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया, याद रखिए 6.7 मिलियन हेक्टेयर, 6.7 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, ये याद रखिए। 6.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो था वो बढ़ गया था। कहता वी ऑलवेज सी द एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट फॉर लैंड टू बी ब्रॉट अंडर द प्लाउ फॉरेस्ट हैव टू बी क्लियर्ड। यहाँ पे क्या करा, वी ऑलवेज सी द एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब कल्टीवेशन बढ़ रहा था, हम लोगों को भी लगा कि ये जो है साइन है किस चीज़ का, मतलब एक सिग्नल है प्रोग्रेस का। और उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को क्लियर किया गया और कल्टीवेटेड ज़मीन बनाई गई।